हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा कोचिंग। उत्तराखंड की सीरीज में हमने 50 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टाइम हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गोरखाओं का प्रशासन देखा था। गोरखाओं ने किस प्रकार से कुमाऊं और गढ़वाल पर शासन किया, किस प्रकार से कुमाऊं और गढ़वाल को जो है जीता और वहां पर जो है अत्याचारपूर्ण अन्यायपूर्ण शासन किया। उनकी जो आ, कह सकते हैं न्याय व्यवस्था थी, उसके बारे में हमने जाना था कि जो है किस प्रकार से वो न्याय करते थे। साथ में हमने देखा था कि कितने सारे टैक्स उन्होंने जो है जनता के सर पर आरोपित किए थे, चाहे वो मांगा कर हो, मिजारी कर हो, मेजबान दस्तूर हो, दोनिया कर हो, या उसके अलावा आपका जो है कुशही कर हो, जन्य शून्य कर हो। बहुत सारे टैक्स उन्होंने लगाए थे। उसके पश्चात अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों के साथ आंग्ल गोरखा युद्ध होता है, यानी कि अंग्रेजों और गोरखाओं का युद्ध होता है। वो सब चीजें हमने पढ़ी थी। अंग्रेजों और गोरखाओं के युद्धों के कारण क्या थे? कारण था अंग्रेजों की तिब्बत के साथ व्यापार की महत्वाकांक्षा, और तत्कालिक कारण जो था उस टाइम पे क्या हुआ था, तो उस टाइम पे जो तत्कालिक कारण था वो गोरखपुर का बुटवल व शिवराजपुर, जो शिवराजपुर प्रांत था, उसको लेकर तत्कालीन युद्ध हुआ था। और अंग्रेजों ने 4 डिवीजन बनाई थी: मेरठ डिवीजन, लुधियाना डिवीजन, दीनापुर डिवीजन और बनारस डिवीजन। इसके बाद जो है अंग्रेजों और गोरखाओं का आंग्ल गोरखा युद्ध होते हैं। नाला पानी का जो है ऐतिहासिक युद्ध होता है, खलंगा का युद्ध जिसको बोलते हैं। उसके अलावा आपका ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध, दिगाली चौड़ का युद्ध, गणनाथ डांडा का युद्ध। उसके अलावा आपका जो है लाल मंडी या अल्मोड़ा का युद्ध। उसके बाद अल्मोड़ा या लाल मंडी की संधि होती है वमसा और एडवर्ड गार्डनर के बीच। उसके बाद मलावगढ़ की संधि, और हमने देखा था संगोली की संधि, जिसके तहत जो है हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में जो है वो अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ था। हमने गोरखाओं को कंप्लीट ही पढ़ा था। आज हम देखेंगे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। ये शुरू करते हैं उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन किस प्रकार से आया वो हम पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से अंग्रेजों का आधिपत्य ब्रिटिश गढ़वाल में हुआ, ब्रिटिश कुमाऊं में हुआ। और उस समय उत्तराखंड मेन रूप से 3 भागों में डिवाइड हो गया था। यहाँ जो है टिहरी रियासत थी। टिहरी रियासत और ब्रिटिश गढ़वाल के बीच जो बॉर्डर डिसाइड करता था वो करती थी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के पश्चिमी वाला जो क्षेत्र था वो टिहरी रियासत था, और अलकनंदा नदी के पूर्वी वाला क्षेत्र था ब्रिटिश गढ़वाल। और वहीं आपका कुमाऊं में जो है ब्रिटिश कुमाऊं था। देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल ब्रिटिश कुमाऊं तो था, लेकिन कमिश्नर इन दोनों का एक ही था। कमिश्नरी जो थी वो कुमाऊं कमिश्नर था। कुमाऊं कमिश्नर ही दोनों को देखता था। यानी कि जैसे वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नर कुमाऊं कमिश्नर होता है ना, उस समय पे केवल कुमाऊं कमिश्नरी थी, और कुमाऊं में एक कमिश्नर होता था जो कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल दोनों को ही देखता था। तो हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश गढ़वाल का उस समय पर जो देखता था, ब्रिटिश गढ़वाल जिसके अधीन था वो कौन था? तो वो कुमाऊं कमिश्नर के ही अधीन ब्रिटिश गढ़वाल था। टिहरी रियासत में टिहरी के राजा जो है वो शासन कर रहे थे उस टाइम पे। और टिहरी रियासत और ब्रिटिश गढ़वाल का जो बॉर्डर था वो अलकनंदा नदी डिसाइड करता था। बाकी जौनसार भाबर और देहरादून वाला क्षेत्र ब्रिटिश गढ़वाल के अंदर था, और इधर जो है कुमाऊं वाला क्षेत्र ब्रिटिश कुमाऊं के अंडर में आता था। ठीक है, और कुमाऊं कमिश्नरी, कुमाऊं में कमिश्नर नियुक्त होता था, वो दोनों जगहों का जो है वो देखता था। 1802 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने गॉट महोदय को कुमाऊं की जलवायु व परिस्थितियों का आकलन करने हेतु भेजा था। तो 1802 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली, जो कि उस समय पे गवर्नर जनरल थे भारत के, उस उन्होंने जो है वो आपका अ, गॉट महोदय को भेजा था कि आप कुमाऊं की जलवायु और परिस्थितियों का आकलन करें। कुमाऊं जो है किस प्रकार की वहाँ की जलवायु है, किस प्रकार की वहाँ की परिस्थिति है, उसका आकलन करने के लिए भेजा था। जबकि लॉर्ड हेस्टिंग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रदेश को ब्रिटिश नियंत्रण में रखने का स्वप्न देखा। लॉर्ड हेस्टिंग वही थे जिनको जो है लॉर्ड मोइरा के नाम से भी जानते थे। और इन्हीं के नाम पर गढ़वाल का लाल मंडी किला जब ये जीते थे, सॉरी, कुमाऊं का अल्मोड़ा का लाल मंडी किला जब ये जीते थे, तो इन्होंने लाल मंडी किले का नाम फोर्ट फोर्ट जो है मोइरा रख दिया था। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग वही थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रदेश को ब्रिटिश नियंत्रण में रखने का स्वप्न देखा था। अब देखो, कुमाऊं कमिश्नरी जब बनती है तो कुमाऊं कमिश्नरी में जो पहला कमिश्नर नियुक्त होता है, तो 3 मई 1815 ईस्वी को एडवर्ड गार्डनर को पहला कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। हमने एडवर्ड गार्डनर को पहले भी पढ़ चुके हैं। एडवर्ड गार्डनर वह व्यक्ति थे जिन्होंने जो है अल्मोड़ा युद्ध में निकोलसन का साथ दिया था। निकोलसन, कर्नल निकोलसन और गार्डनर ने मिलकर 25 अप्रैल 1815 ईस्वी को अल्मोड़ा या लाल मंडी किले का युद्ध लड़ा था, और बमसा और चामू भंडारी के खिलाफ वो जीते भी थे। और बाद में उन्होंने संधि कर ली थी, लाल मंडी की संधि जो कही जाती है। ठीक है, तो एडवर्ड गार्डनर को पहला कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किया जाता है 3 मई 1815 को। ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि पहले कुमाऊं कमिश्नर कौन है, तो वो आपका एडवर्ड गार्डनर है, यानी कि गार्डनर है हमारे। ठीक है, 1815 ईस्वी में ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल को गैर विनियमित क्षेत्र यानी कि नॉन रेगुलेटिंग टेरिटरी घोषित किया गया। इसके उपरांत पंजाब को 1853 में और अवध प्रांत को 1856 में यह व्यवस्था लागू की गई। देखो, 1815 ईस्वी में ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में पूरा ब्रिटिश का जो उत्तराखंड, ब्रिटिश वाला उत्तराखंड है, टिहरी रियासत को छोड़कर दोनों आ जाते हैं। तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में 1815 में यानी कि 1815 ईस्वी में नॉन रेगुलेटिंग टेरिटरी घोषित की गई। देखो, उस समय 2 टेरिटरियां थी। एक जो है नॉन रेगुलेटिंग,
और एक आपका जो है रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग टेरिटरी वो टेरिटरी हुआ करती थी जो जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, वो डायरेक्ट यहाँ पर अपना अधिकार दिखाते थे, यानी कि कह सकते हैं जो नियम कानून होते थे इस क्षेत्र के लिए वो बंगाल का गवर्नर बनाता था। और नए नॉन रेगुलेटिंग यानी कि जहां वो रेगुलेट नहीं करता, जहां उसका नियंत्रण नहीं है, तो वहां पर के नियम कानून जो है वो स्थानीय शासक को दिए जाते थे, जैसे यहाँ पर कमिश्नर है। तो कुमाऊं ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में जो नियम कानून रूल रेगुलेशन जो देखेंगे वो आपका कमिश्नर देखेंगे, जो कि ब्रिटिश कमिश्नर है, जो कुमाऊं कमिश्नर के नाम से यहाँ पर है। तो वो जो है इस क्षेत्र के रूल रेगुलेशन देखेंगे, इस क्षेत्र के लिए नियम कानून बनाने का अधिकार आपका जो है कुमाऊं कमिश्नर को दिया गया, ना कि बंगाल के गवर्नर को। बाकी जो रेगुलेटिंग क्षेत्र है वहां पर जो नियम कानून बनेंगे, जो रूल रेगुलेशन होंगे, वो सब के सब जो है वो बंगाल के गवर्नर या गवर्नर जनरल जो है वो देखेंगे। तो 1815 ईस्वी में जो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का क्षेत्र है उसे नॉन रेगुलेटिंग टेरिटरी घोषित किया गया। ये क्वेश्चन बना भी था कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल को गैर विनियमित क्षेत्र कब घोषित किया गया, तो 1815 ईस्वी में घोषित किया गया था। उसके बाद एडवर्ड गार्डनर के बारे में देखते हैं। ये कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं। हम सारे कुमाऊं कमिश्नर को देखेंगे, ये पहले हैं, पहले कुमाऊं कमिश्नर हैं। मई 1815 ईस्वी को हमने देखा, 3 मई 1815 ईस्वी को ये बनते हैं और अप्रैल 1816 ईस्वी तक ये कुमाऊं कमिश्नर रहते हैं। 3 मई 1815 ईस्वी को प्रथम कुमाऊं कमिश्नर, या हम कह सकते हैं कुमाऊं आयुक्त के तौर पर ये पद पर बैठते हैं। उसके बाद 8 जुलाई 1815 ईस्वी को जॉर्ज विलियम ट्रेल को गार्डनर का सहायक नियुक्त किया जाता है। देखो देखो, जॉर्ज विलियम ट्रेल जो थे उसके बाद कमिश्नर बनते हैं। जॉर्ज विलियम ट्रेल को जो है पहले एडवर्ड गार्डनर या जो कमिश्नर गार्डनर थे उनके साथ उनका सहायक नियुक्त करके भेजा जाता है, और 8 जुलाई 1815 ईस्वी को वो यानी कि ट्रेल गार्डनर के सहायक नियुक्त होते हैं। जून 1815 ईस्वी की बात करें तो गार्डनर ने बच्चों का विक्रय अवैध घोषित कर दिया और उनके विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया, या टैक्स भी समाप्त कर दिया। देखो उस समय क्या होता था, बच्चों को बेचा जाता था और उनके विक्रय से जो पैसा मिलता था उस पे गवर्नमेंट टैक्स लेती थी। गोरखाओं के द्वारा ये नीति बनाई गई थी। गोरखाओं ने, हमने इससे पहले भी पढ़ा, उनके द्वारा काफी जो है टैक्स लगाई गई, काफी खराब नीतियां उनके द्वारा निर्मित की गई। तो उनके द्वारा एक नीति थी कि बच्चों को जो है अवैध रूप से बेच दिया जाता था, उनका विक्रय किया जाता था, और उससे जो पैसे कमाए आते थे, तो गोरखाओं ने रूल बनाया था उससे अगर आप कोई पैसे कमाते हो तो उस पर भी टैक्स दिया जाएगा। तो सबसे पहले गार्डनर ने ये प्रथा समाप्त कर दी, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो है कुमाऊं ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में बच्चों के विक्रय से प्राप्त टैक्स को किसने समाप्त किया, तो वो आपका एडवर्ड गार्डनर ने किया, एवी गार्डनर ने समाप्त किया। ठीक है। इनके द्वारा एक और चीज की गई 1815 ईस्वी में। एडवर्ड गार्डनर ने अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य प्रथम बार डाक व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा बनेगा कि अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य पहली बार डाक व्यवस्था शुरू किसने की थी, तो वो की थी एडवर्ड गार्डनर ने। कुमाऊं का जो हेड था, कुमाऊं का जो कैपिटल था अल्मोड़ा, और गढ़वाल का जो कैपिटल था श्रीनगर, इन दोनों को जोड़ने की एक तरीके से ये थी कि इन दोनों के बीच जो है पत्र व्यवस्था हो सके, डाक संचार हो सके, तो इसी को लेकर एडवर्ड गार्डनर ने अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर 13 अप्रैल 1816 ईस्वी में गार्डनर को नेपाल का ब्रिटिश आयुक्त बनाकर नेपाल भेज दिया गया। तो गार्डनर का जो शासनकाल था, कुछ बुक में 9 महीने है, लेकिन ये 9 महीने नहीं है बल्कि 11 महीने है, क्योंकि अगर ये मई से लेकर आपका अप्रैल 1816 ईस्वी तक रहे पद पर, तो ये 11 महीने रहे, तो 11 महीने जो है वो बिल्कुल सही है। तो 11 महीने शासन करने के बाद इनको नेपाल कमिश्नर, एक तरह से इनका प्रमोशन ही कर दिया गया, नेपाल भेज दिया गया इनको, नेपाल में ब्रिटिश आयुक्त बनाकर। गार्डनर ने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था 1815-16 में, इंपॉर्टेंट है। भूमि बंदोबस्त हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो पहला भूमि बंदोबस्त कुमाऊं का जो करवाया था वो गार्डनर ने कराया था 1815-16 ईस्वी में। गार्डनर के समय ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में कुल 9 तहसीलें हुआ करती थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 9 तहसील उस समय हुआ करती थी। अब देखो, हम ये कह सकते हैं कि डाक व्यवस्था की शुरुआत तो हम कह सकते हैं कि जो है डाक व्यवस्था अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच डाक व्यवस्था का प्रारंभ तो एडवर्ड गार्डनर ने किया। लेकिन अगर डाक व्यवस्था को लेकर एक फैक्ट देखें, नोट देखें, तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम नियमित रूप से डाक व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय अल्मोड़ा के पंडित मनोरथ भट्ट को दिया जाता है। 1893 ईस्वी में इन्हीं के प्रयासों से नैनीताल, अल्मोड़ा एवं गढ़वाल के जिलों में डाक व्यवस्था शुरू हुई थी। तो शुरू करने का श्रेय हम मनोरथ भट्ट को दे सकते हैं, हालांकि अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच वो आपका एडवर्ड गार्डनर ने। और एक डाक व्यवस्था को लेकर एक कोट कहा था, वो था, मैं देश का प्रथम डाकिया हूँ, ये हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने कहा था। फिर दूसरे कमिश्नर बनते हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल, जो कि अभी तक गार्डनर के सानिध्य में काम कर रहे हैं। गार्डनर कह सकते हैं एक तरीके से गार्डनर के सहायक बनकर काम कर रहे थे। जैसे ही गार्डनर को हमने भेजा
आपका कुमाऊं, कुमाऊं से नेपाल। वैसे ही कुमाऊं में कुमाऊं कमिश्नरी पर जो है वो जो पद पर आसीन होते हैं कुमाऊं कमिश्नर के, वो जॉर्ज विलियम ट्रेल होते हैं। 1816 से लेकर 1835 तक ये उस पद पर रहते हैं, जो कि काफी लंबा टाइम पीरियड था। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल जो है 1816 से 1835 ईस्वी तक कुमाऊं कमिश्नरी के पद पर को संभालते हैं। 13 अप्रैल 1816 ईस्वी को गार्डनर को नेपाल का रेजिमेंटल बनाकर जो है भेज दिया जाता है। इसलिए ट्रेल को कुमाऊं का कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य करना पड़ता है। अभी वो कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन 1 अगस्त 1817 ईस्वी को ट्रेल को कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है। अजय सिंह रावत की जो बुक है उसमें जुलाई 1817 दिया गया है, लेकिन 1 अगस्त 1817 ईस्वी में ट्रेल को कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त कर लेते हैं। उससे पहले यानी कि 13 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक उन्होंने जो है कार्यवाहक कमिश्नर के तौर पर काम किया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर, कुमाऊं का प्रथम व वास्तविक कमिश्नर ट्रेल को माना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन की वास्तविक आधारशिला ट्रेल के शासनकाल में, कार्यकाल में रखी गई थी। तो क्वेश्चन आएगा कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर। वैसे प्रथम तो गार्डनर को ही मानते हैं, लेकिन प्रथम वास्तविक कमिश्नर, ठीक है, ये वो नहीं आएगा। प्रथम वास्तविक कमिश्नर किसे कहा जाता है? तो ट्रेल को कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन ये बनेगा कि कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर किसे कहा जाता है? तो ट्रेल को माना जाता है, क्योंकि देखो 18 एक करीब 1 साल या 11 महीने जो है वो गार्डनर का शासनकाल रहा। उसके बाद जो है ट्रेल ने ही शासनकाल संभाला। तो 1816 से लेकर 1835 ईस्वी तक करीब 19 साल जो है इन्होंने शासनकाल देखा। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक कमिश्नर एक तरह से ट्रेल ही थे। तो वास्तविक कमिश्नर जो है ट्रेल को ही माना जाता है। ब्रिटिश शासन की नींव जो है उन्हीं के द्वारा रखी गई थी। इन्होंने क्या क्या कार्य किए तो देख लेते हैं। 1816 ईस्वी में 1816 ईस्वी से कुमाऊं कमिश्नरी को फर्रुखाबाद में स्थापित बोर्ड ऑफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। यानी कि जो कुमाऊं कमिश्नरी का जो देखा जाएगा वो आपका कुमाऊं कमिश्नरी को जो है फर्रुखाबाद में स्थित जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स थे उसके अधीन कर दिया गया। यानी कि एक लिस्ट हुआ करती बोर्ड ऑफ कमिश्नर, एक बोर्ड बना हुआ था कमिश्नरों का। अभी तक उस लिस्ट में जो है कुछ कुछ कमिश्नर शामिल थे। तो 1816 ईस्वी में जो कुमाऊं कमिश्नर थे या कुमाऊं कमिश्नरी थी उसको भी फर्रुखाबाद में जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स थे उनके अधीन कर दिया गया था। 1816 में इनके द्वारा अपराधों को कम करने के लिए अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की गई, और ये जो है राज्य की प्रथम जेल है। राज्य की प्रथम जेल कौन सी है? तो राज्य की प्रथम जेल अल्मोड़ा जेल है, 1816 में स्थापित हुई। यहाँ पर अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए। उसके अलावा एक पौड़ी जेल भी बनाई गई बाद में 1821 में। कुछ किताब में 1850 दिया है, 1821 सही है। वहीं 1816 ईस्वी में ही नागपुर परगने की सीमा जो है वो ठीक की गई। टिहरी राज्य वो ब्रिटिश गढ़वाल की जो सीमा थी अलकनंदा नदी वाली, वो बॉर्डर को बोलते थे नागपुर परगना वहां पर, और उसका बॉर्डर जो है वो इनके द्वारा जो है वो व्यवस्थित किया गया था। 1817 ईस्वी में कुमाऊं में रेगुलेशन 10 लगाया गया था, जिसमें कुमाऊं के कमिश्नर को खून व डकैती के मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के मुकदमे निपटाने का अधिकार मिल गया था। 1817 ईस्वी में कुमाऊं में रेगुलेशन 10 लगाया गया। और रेगुलेशन 10 क्या था? रेगुलेशन 10 ये था कि केवल खून और डकैती के मामलों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के जो भी मुकदमे होंगे, जो भी मामले होंगे, उन सभी पर डिसीजन जो देगा वो आपका कुमाऊं का कमिश्नर देगा। ये रेगुलेशन 10 था। तो कुमाऊं में रेगुलेशन 10 कब लगाया गया? 1817 ईस्वी में लगाया गया था। 1817 ईस्वी में ही एक प्रथा इनके द्वारा समाप्त की गई, वो थी जार या उपपत्ति प्रथा। ये जार या उपपत्ति प्रथा क्या थी? इसके तहत बहुत सारी हत्याएं, बहुत सारे अपराध होते थे, और इन अपराधों को रोकने के लिए 1817 ईस्वी में ट्रेल ने इस प्रथा पर जो है वो रोक लगा दी। इसमें क्या था? तो कुमाऊं में पति अपने पत्नी के उपपति यानी कि जार की हत्या भी कर सकता था। वह बस सरकार को सूचना दे देता था कि मैं हत्या करने जा रहा हूं। ट्रेल ने इस प्रकार की हत्याओं को अपराध घोषित करते हुए मृत्युदंड देने का आदेश दिया, जिससे इस प्रकार की प्रथा समाप्त हो गई। तो वो होता क्या था कि पत्नी अगर किसी पत्नी अगर किसी से संपर्क में है, यानी कि उसका कोई उपपति है, जार है, तो जो है जो उसका पति होता था वो सरकार को ये सूचित कर दे। गोरखाओं के टाइम से ये रूल चल रहा था कि वो सरकार को सूचित कर दे कि जो है मैं उसको उसकी हत्या करने जा रहा हूँ, तो वो उसकी हत्या कर सकता था। ठीक है, तो ट्रेल ने इस प्रकार की हत्याओं को अपराध घोषित करते हुए उसमें मृत्युदंड देने का आदेश दिया, जिस कारण जो है इस प्रकार की जो ये हत्याएं हैं उन पर रोक लगी, और इस प्रकार की प्रथाएं जो है समाप्त हुई। पत्नी के विक्रय तथा विधवा को उसके पति के परिवार के लोगों द्वारा बेचे जाने की प्रथा भी समाप्त की गई। ठीक है, देखो उस समय पर दासों की बिक्री का केंद्र या मनुष्यों की या हम कह सकते हैं व्यक्तियों की बिक्री का केंद्र जो था वो हरिद्वार था। हरिद्वार को दासों की बिक्री का केंद्र कहा जाता था। वो लोग क्या करते थे, कोई अपनी पत्नी को या फिर कोई किसी का पति अगर कोई अगर विधवा है तो उसके परिवार वाले उसको हरिद्वार में ले जाकर बेच देते थे। तो जो ट्रेल है उन्होंने इस प्रकार की प्रथा को जो है रोक लगाई, इस प्रकार की प्रथा को भी जो है अवैध घोषित किया। इसके पश्चात 1819 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा,
ट्रेल ने नानकर भूमि मतलब जिस भूमि पर टैक्स नहीं पे होता था, जिस भूमि पर भूमि के अधिग्रहण से प्राप्त बचत की राशि से 1819 ईस्वी में पटवारी के 9 पद सृजित किए। पटवारी राजस्व व्यवस्था के साथ साथ पुलिस व्यवस्था का कार्य भी देखता था। अतः ट्रेल को उत्तराखंड राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। 1819 में इन्होंने क्या किया कि जो नॉन कर भूमि से जो बचत की राशि मिलती थी, 1819 ईस्वी में पटवारी के 9 पद सृजित कर दिए। तो पटवारी के पहले जो है पटवारी के पद सृजित करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो आपका जाता है ट्रेल को जाता है। पटवारी उसमें राजस्व व्यवस्था के साथ साथ जो है पुलिस का भी कार्य देखते थे, इसलिए उत्तराखंड राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो ट्रेल को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। 1820 ईस्वी में ट्रेल 1820 में ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प जारी किए। तो कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प जारी करने का श्रेय किसे जाता है, वो आपका ट्रेल को जाता है। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना की थी। कुछ लोग 1850 ईस्वी कुछ किताब में लिखी गई है, लेकिन 1821 में ट्रेल के समय पे ही पौड़ी जेल की स्थापना की गई थी और ट्रेल के समय पे ही अल्मोड़ा जेल यानी कि गढ़वाल में जो जेल थी वो पौड़ी में और कुमाऊं क्षेत्र की जो जेल थी वो अल्मोड़ा में स्थापित की गई थी। 1822 ईस्वी में ग्लिन नामक अंग्रेज अधिकारी ने ट्रेल को खच्चर समिति गठित करने को कहा। ग्लिन के सुझाव पर फिर 1822 ईस्वी में ट्रेल ने खच्चर सेना का गठन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है। खच्चर सेना का गठन किसने किया, तो 1822 ईस्वी में ट्रेल के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था, तो कुली बेगार प्रथा को एक तरीके से कुली बेगार प्रथा से लोगों को बचाने के लिए खच्चर सेना का गठन करने का सुझाव ग्लिन नामक अंग्रेज अधिकारी ने ट्रेल को दिया था और ट्रेल ने इनके सुझाव पर 1822 ईस्वी में खच्चर सेना का गठन किया था। एक क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था 1822 ईस्वी का। ट्रेल ने ही 1822 ईस्वी में आबकारी विभाग की स्थापना की थी। आबकारी विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था। तो आबकारी विभाग की स्थापना ट्रेल द्वारा ही 1822 ईस्वी में की गई थी। 1824 ईस्वी में सरकारी खजाने पर नियंत्रण रखने के लिए डबल लॉक व्यवस्था शुरू की गई ट्रेल के द्वारा ही। इस व्यवस्था में क्या होता था कि जो खजाना था, जो ट्रेजरी थी, उसकी एक कुंजी कलेक्टर के पास होती थी और दूसरी कुंजी ट्रेजरर के पास होती थी। तो डबल लॉक व्यवस्था शुरू की गई थी उस समय पर 1824 में ट्रेल के द्वारा। 1824 ईस्वी में ब्रिटिश लेखक बिशप हेबर कुमाऊं आया था। तो उसने यहाँ पर चाय की खेती की संभावना बताई थी। हम ये पढ़ भी चुके हैं, जब हमने कृषि वाला टॉपिक पढ़ा था उस समय पे हमने देखा था कि 1824 ईस्वी में जब बिशप हेबर कुमाऊं आया था तो उसने यहाँ पर चाय की खेती की संभावना बताई थी और उसके पश्चात ही चाय की खेती पर फोकस किया गया और वर्तमान में उत्तराखंड में कई जगह ऐसे हैं जहां पर प्रमुख तौर पर चाय की खेती की जाती है। 1826 ईस्वी में ट्रेल ने ही साल के वृक्ष को काटने पर प्रतिबंध लगाया था। साल के वृक्ष के कटाव पर रोक लगाया था। 1828 ईस्वी में जन्म मृत्यु व विवाह को पंजीकृत करने की प्रथा शुरू की गई थी, यानी कि पंजीकरण होने लग गया था। अगर किसी का जन्म होता है तो उसका पंजीकरण, किसी की मृत्यु होती है तो उसका पंजीकरण, किसी का विवाह होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन जो है एक तरीके से 1828 में ट्रेल द्वारा ही शुरू किया गया। 1827-28 ईस्वी में ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ को जाने वाले सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसका सर्वेक्षण भी स्वयं उन्होंने ही किया। केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए सड़क बनवाने में ट्रेल ने इतनी रुचि ली कि ट्रेल पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा, क्योंकि वो खुद एक ईसाई था। देखो जनरली अंग्रेजों का क्या था, वो उत्तराखंड या भारत में आए तो थे व्यापार की दृष्टि से, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म का भी खूब प्रचार प्रसार किया था। उत्तराखंड में भी अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भी ईसाई मिशनरियों की स्थापना की गई ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। वर्तमान में भी कई मिशनरियां चलती है जो कि वर्तमान में भी उत्तराखंड और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती है। लेकिन ट्रेल ने क्या किया 1827-28 ईस्वी में कि हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया और उसमें उन्होंने इतनी रुचि दिखाई कि उसका जो सर्वेक्षण किया वो भी खुद ही किया था। तो एक तरीके से उन पर एक आरोप लगा कि वो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के जो प्रमुख तीर्थ हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, उनको जो है सड़क के माध्यम से जोड़ने में वो इतनी रुचि दिखा रहे थे। वो खुद एक ईसाई थे और उन पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का इस प्रकार से आरोप भी लगा था। 1829 ईस्वी में ट्रेल बद्री केदार समिति का अध्यक्ष बनाए गए। बद्री केदार मंदिर समिति जो है उसके अध्यक्ष जो है ट्रेल को बनाया गया 1829 ईस्वी में। 1829-30 ईस्वी में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण करवाया इन्होंने। पिथौरागढ़ झूलाघाट पुल जो है 1829 में ही इनके द्वारा ही बनाया गया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि उन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का उन पर आरोप लगा, लेकिन उनको एक तरीके से हिंदू धर्म विरोधी भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने गाय को लेकर भी एक तथ्य उनके बारे में आता है, अभी देखेंगे हम। 1829 ईस्वी की बात करते हैं तो भारत में सती प्रथा समाप्त की, लेकिन कुमाऊं पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा और ये ट्रेल के कार्यकाल का एक नकारात्मक पक्ष था। तो 1829 ईस्वी में भारत में सती प्रथा समाप्त हो गई थी, लेकिन कुमाऊं पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। कुमाऊं में अभी भी सती प्रथा जो है वो चल ही रही थी, हम कह सकते हैं। तो ट्रेल के कार्यकाल का एक नकारात्मक पक्ष ये था कि वो सती प्रथा को वहां पर बंद नहीं करवा पाए थे। हालांकि बाद में सती प्रथा वहां पर भी बैन कर दी गई थी। ठीक है, 1830 ईस्वी में ट्रेल पास दर्रे की खोज की। ट्रेल पास दर्रा वर्तमान में ट्रेल पास दर्रा कहाँ है,
ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर पिथौरागढ़ को जोड़ता है। 1830 ईस्वी में जो है वो ट्रेल के द्वारा ही इस दर्रे की खोज की गई थी, इसलिए इनके नाम पर इसका नाम ट्रेल पास रखा गया। तो ट्रेकिंग वर्तमान में यहाँ पर की जाती है इस दर्रे से। नोट है, बागेश्वर जिले में पड़ने वाले पिंडारी ग्लेशियर से मुनस्यारी के मिलम ग्लेशियर को जोड़ने वाले ट्रैक को ट्रेल पास कहा जाता है। तो बागेश्वर का जो पिंडारी ग्लेशियर है और पिथौरागढ़ का जो मिलम ग्लेशियर है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो पास है, सकरा दर्रे, जो सकरे मार्ग होते हैं उनको पास बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं, तो वो आपका है ट्रेल पास। इस दर्रे की खोज ट्रेल ने की थी, इसलिए जो ट्रेल पास कहा गया। 1830 में इसकी खोज की गई थी। वहीं ट्रेल की हेल्प इसमें की थी मलक या मलका सिंह ने। ट्रेल पास दर्रा पास करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो वो लता बिष्ट है। 2017 में इन्होंने ट्रेल पास दर्रा पार किया था। 1833 ईस्वी में ट्रेल के कार्यकाल में सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में नेटिव डॉक्टर यानी कि देसी चिकित्सक की नियुक्ति की गई अल्मोड़ा में। ठीक है, तो अल्मोड़ा में इन्होंने नेटिव यानी देसी चिकित्सकों की नियुक्ति करी। ट्रेल के द्वारा जो है कई भूमि बंदोबस्त भी किए गए थे। 7 भूमि बंदोबस्त इनके द्वारा किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कितने भूमि बंदोबस्त किए। तो ट्रेल ने 7 भूमि बंदोबस्त किए थे। पहला भूमि बंदोबस्त 1815-16 में एक साल यानी कि 1 साल के लिए था। तो अगले साल 1816 में फिर एक बंदोबस्त हुआ। तो 1816 में जो दूसरा भूमि बंदोबस्त था वो भी 1 साला था, यानी कि फिर अगले 1 साल में होना था। तो 1817 में हुआ। ये 3 साला भूमि बंदोबस्त था, तो अगले 3 साल में होना था। तो 1817 से 1820 में हुआ। ये भी एक 3 साला भूमि बंदोबस्त था, तो पांचवा जो हुआ वो आपका 1823 में हुआ, 3 साल बाद। फिर ये पंचसाला बंदोबस्त था। तो अगला जो हुआ 1828 में, 5 साल बाद हुआ पंचसाला भूमि बंदोबस्त। और उसके बाद आपका जो है ये भी पंचसाला भूमि बंदोबस्त था, तो 1833 में हुआ, जो कि आपका 7वां भूमि बंदोबस्त था। और ट्रेल ने ये 7 भूमि बंदोबस्त की थे। इनमें से अगर हम 1823 का भूमि बंदोबस्त देखें, तो 1823 का जो पंचसाला भूमि बंदोबस्त है उसे आदर्श व न्यायपूर्ण भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। क्यों? देखो, संवत 1880 में था। मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम 57 ऐड करते हैं किसी भी सन में, तो वो आपका उसका संवत निकल जाता है। तो संवत 1880 में हुआ, इसलिए इसको 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं, क्योंकि 1880 में हुआ ना, तो 80 साला भूमि बंदोबस्त कहते हैं। अगर हम 1823 है, 1823 में हम अगर 57 जोड़ दें, तो आपका ये अ, जो है वो 1880 आता है। तो संवत 1880 था, तो 1880 में इसको था संवत के हिसाब से, इसलिए इसको 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। इस भूमि बंदोबस्त में गांवों की सीमाएं निर्धारित की गई, जिससे 2 गांवों के बीच सीमा संबंधी विवाद समाप्त हो गए। अगर एक गांव है, इसके बीच बॉर्डर को निर्धारित किया गया, इसका बॉर्डर कहाँ तक है, इसलिए दोनों गांवों के बीच के झगड़े भी इससे समाप्त हो गए थे। इस बंदोबस्त में बिना भूमि का भी मापन किया गया। हालांकि इस भूमि बंदोबस्त को नजरअंदाजी बंदोबस्त भी कहते हैं, क्योंकि बिना सर्वे ही ट्रेल ने भूमि बंदोबस्त किया था, कोई सर्वे नहीं हुआ था इसके लिए। ट्रेल के बारे में अन्य तथ्य की बात करें, तो ट्रेल ने कुमाऊं में गौवध की अनुमति दी, जिस कारण हिंदुओं में ट्रेल का विरोध किया हिंदुओं ने। तो ट्रेल ने कहा कि जो हिंदू गौवध का विरोध करते हैं वे कुमाऊं में रहने योग्य नहीं है, अतः इनको बनारस चला जाना चाहिए। ये बात मिस्टर कैनेडी ने अपनी पुस्तक बनारस व कुमाऊं में लिखा है। ठीक है, तो ट्रेल के ये भी शब्द थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो उन पे आरोप लगा था वो सही नहीं साबित होता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वहां पे गौवध की अनुमति दे दी थी। ट्रेल स्वयं नियम कानून बनाता था और उसी के अनुसार प्रशासन चलाता था। ऊपर के कानून को वह नहीं मानता था, इसलिए ट्रेल के शासनकाल को न वकील, न अपील, न दलील वाली शासन पद्धति की संज्ञा दी गई। जैसे रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट जब भारत में लागू होता है तो उसको भी बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया, क्योंकि अगर किसी पे भी शक होता कि वह क्रांतिकारी है तो उसको पकड़कर जेल में बंद किया जाता था, ना उसके खिलाफ कोई सबूत हो तब भी, या फिर उसके खिलाफ कोई सबूत हो ना हो, या फिर अगर केवल शक या संदेह के मात्र होने पर भी उसको जो है बंद कर दिया जाता था। तो ठीक वैसा ही ट्रेल भी करता था। ये ऊपर के किसी प्रकार के कानून आदेश को नहीं मानता था, तो इसलिए इसके शासनकाल को न वकील, न अपील, न दलील वाली शासन पद्धति की संज्ञा भी दी गई थी। एटकिंसन ने ट्रेल को न्यायपीठ कमीशन कहा है। हालांकि एटकिंसन ने ट्रेल के कार्यकाल को माँ बाप सरकार, सख्त तथा एक तंत्री शासन कहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। न्यायपीठ कमिश्नर किसे कहा एटकिंसन ने, क्योंकि इतिहासकारों को कोट करके काफी क्वेश्चन पूछता है आयोग। तो एटकिंसन ने न्यायपीठ कमिश्नर किसे कहा, तो वो ट्रेल को कहा। 1837 ईस्वी में कुमाऊं की शासन पद्धति की जांच के लिए बर्ल्ड को भेजा गया। उसने अपनी रिपोर्ट में ट्रेल तथा गोयन के शासनकाल की कटु आलोचना की। कुमाऊं में ट्रेल के शासनकाल से विवादों में जो साक्ष्य प्रमाण के लिए गवाहों की मांग का प्रचलन शुरू हुआ। जो वैसा वर्तमान में होता है ना, कोई विवाद हुआ तो उसमें से गवाह किसी को गवाह के तौर पर पेश किया जाता है। ठीक वैसा ही जो शुरुआत हुई थी वो आपका ट्रेल के शासनकाल में शुरू हुई थी। हालांकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में कुमाऊं की शासन पद्धति की जांच के लिए बर्ल्ड महोदय को भेजा था। तो बर्ल्ड ने एक तो ट्रेल के शासनकाल की कटु आलोचना की, और उसके बाद जो कमिश्नर बने गोयन, उनके शासनकाल की भी जो कटु आलोचना की थी बर्ल्ड ने। ठीक है, वहीं ट्रेल द्वारा कुमाऊं को 26 परगनों में विभक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुमाऊं की प्रशासनिक सीमा निर्धारण
में ट्रेल महोदय को का मुरादाबाद के कलेक्टर हॉल हेड से लंबा विवाद चला था, जिसका निस्तारण 1825 ईस्वी में बोल्डरसन महोदय की अध्यक्षता में हुआ था। सन 1826 ईस्वी में देहरादून व चंडी क्षेत्र को कुमाऊं में शामिल किया गया। 1 मई 1829 तक देहरादून कुमाऊं प्रांत का हिस्सा रहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है ज्यादा, लेकिन देख लेना आप। 1975 ईस्वी से देहरादून जो है गढ़वाल मंडल में है। 1824 ईस्वी में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1824 ईस्वी में क्या हुआ, जो रवाई परगना है टिहरी रियासत में शामिल हुआ। रवाई परगना कौन सा है? रवाई परगना वर्तमान की बात करें तो उत्तरकाशी और टिहरी का जो क्षेत्र है, संयुक्त भूभाग है, वो रवाई परगना कहलाता है। उस समय जो रवाई परगने में आते थे, या अभी भी जो क्षेत्र आते हैं, वो नौगांव, पुरोला, मोरी विकास खंड आते हैं। ठीक है, और उत्तरकाशी टिहरी का जो है ये संयुक्त रूप से भाग है रवाई परगना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ था इंपॉर्टेंट तौर पर कि रवाई परगने को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया? तो 1824 में शामिल किया गया। उस समय जो है कमिश्नर कौन थे? तो उस समय कमिश्नर जो है वो ट्रेल महोदय थे। ट्रेल द्वारा 1815 ईस्वी में गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर तथा चांदपुर तहसीलों की स्थापना की गई थी। तो जो है इन्होंने जो है काफी तहसीलों की स्थापना की। इनसे पहले जो है 9 तहसीलें हुआ करती थी गार्डनर के टाइम पर। 1817 ईस्वी में डांगू कैनूर तहसील की स्थापना की गई। भविष्य में जब पट्टियों का पुनर्गठन किया गया तो डांगू तहसील 1822 ईस्वी में तथा श्रीनगर तहसील 1834 ईस्वी में समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, उस समय पे थी लेकिन बाद में समाप्त कर दी गई। अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में 19 परगने और 125 पट्टियां थी। ठीक है, जबकि गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियां थी। तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल दोनों थे और कमिश्नर केवल एक ही था इन सभी का जो हम कह सकते हैं मालिक था वो कुमाऊं कमिश्नर था। तो कुमाऊं कमिश्नर जो है वो एक ही हुआ करता था, और वो जो है इन दोनों क्षेत्रों पर इन इन 19 पट्टियों और 11 पट्टियां जो गढ़वाल की हैं और 125 पट्टियां कुमाऊं और 86 पट्टियां गढ़वाल की, इन सभी पर नियंत्रण रखता था। 1834 ईस्वी में विलियम ट्रेल ने हल्द्वानी को हल्द्वानी नाम दिया था। 1 दिसंबर 1835 में ट्रेल सेवानिवृत्त हो गए। ट्रेल के सेवानिवृत्त होने के बाद 6 अप्रैल 1836 तक मोजली स्मिथ ने कमिश्नर का कार्यभार संभाला। ब्रिटिश गढ़वाल में कोटद्वार में पहला थाना स्थापित किया गया ट्रेल द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ट्रेल द्वारा पहला थाना स्थापित किया गया था, हम कह सकते हैं ब्रिटिश गढ़वाल में कोटद्वार में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हल्द्वानी को हल्द्वानी नाम किसने दिया? तो 1834 में ट्रेल महोदय ने दिया था। अब हमने देखा कि जब ये रिटायर हो गए एक तरीके से, ये सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद जो कार्यवाहक कमिश्नर बने इनको काउंट नहीं किया जाता है, केवल कार्यवाहक थे। मोस्ले स्मिथ 1835 से 36 तक 1 साल इन्होंने कार्यवाहक कमिश्नर के तौर पर किया। इनको कमिश्नर की लिस्ट में काउंट नहीं करते हैं। अगले जो तीसरे कमिश्नर बनते हैं वो जॉर्ज गोवान या जॉर्ज गोयान बनते हैं। गोयन भी इनको कहीं कहीं लिखा गया है। 1836 ईस्वी में गोबान ने दास विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, दासों की बिक्री का केंद्र हरिद्वार था, दासों का विक्रय किया जाता था। गोरखा क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे, और कोई टैक्स नहीं देता था उसको उठाकर हरिद्वार में बेच देते थे। ठीक है, तो गोरखा इस प्रकार से अत्याचार करते थे। तो दासों के विक्रय का केंद्र जो है वो हरिद्वार था। तो 1836 ईस्वी में गोबान ने दासों की विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया, दासों के विक्रय को रोक दिया। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर द्वारा दासों की बिक्री पर रोक लगाया गया? तो वो जॉर्ज गोबान थे। 1837 ईस्वी में रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड, जो बर्ड ब्रिटिश सरकार ने जिनको कुमाऊं की परिस्थितियों का आकलन करने के लिए भेजा था, कुमाऊं में शासन पद्धति कैसी चल रही है उसकी जांच के लिए भेजा था। तो उन्होंने बर्ड ने जो है ट्रेल और गोबान के शासन की काफी निंदा की थी, इन दोनों के शासन की। तो इस प्रकार गोबान को अनुभवहीन और व्यवहार कुशल न होने के कारण पद से मुक्त कर दिया गया 1838 ईस्वी में बर्ड महोदय की रिपोर्ट के बाद। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं की शासन पद्धति की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किसे कुमाऊं भेजा गया था? तो बर्ड को भेजा गया था, जिनका पूरा नाम था रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड। इनके बाद जो हमारे चौथे कमिश्नर बनते हैं वो थे जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन, यानी कि जॉर्ज लुसिंगटन 1838 से लेकर 1848 तक करीब 10 वर्ष जो है ये कुमाऊं कमिश्नरी में अपने पद पर बैठे रहते हैं। 30 नवंबर 1838 ईस्वी को जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन की नियुक्ति की गई। इनके द्वारा क्या किया गया? सबसे पहले 1800, जब ये 38 में बने थे तो 1842 में ईस्वी से 1852 ईस्वी तक 54 ईस्वी तक हम जानते हैं कि ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ हरिद्वार में, तो वो इनके द्वारा किया गया था, लुसिंगटन के द्वारा। उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने ही 8 अप्रैल 1854 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया था, और जॉर्ज हैलिट बेटन ने इसको पूर्ण किया था 1854 ईस्वी में। 1842 ईस्वी में शुरू तो कर दिया था लुसिंगटन ने, लेकिन उनका कार्यकाल तो 1848 में समाप्त हो गया था। तो 1848 में बेटन बनते हैं बाद में, और बेटन जो है इसको पूरा करता है 1854 ईस्वी में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण।
इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने छोर से निकाला गया है, जो कि कानपुर तक जाती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में। गंगा नहर को अस्तित्व में लाने का श्रेय प्रो वी कौटले को जाता है, और जिन्हें राजेंद्र प्रसाद बलौदी ने आधुनिक भगीरथ कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रो वी कौटले को आधुनिक भगीरथ कहा जाता है। वहीं इस नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया? 1983 में किया गया आधुनिकीकरण। 22 दिसंबर 1851 ईस्वी में नहर के निर्माण के दौरान ही भारत में पहली बार रुड़की से पिरानकलियर के बीच ट्रेन चली थी। जो नहर से मलबा निकाला गया, उस मलबे के लिए एक मालवाहक ट्रेन चलाई गई थी, जो कि पहली ट्रेन जिसको हम कह सकते हैं भारत की भी 22 दिसंबर 1851 ईस्वी को रुड़की से पिरानकलियर के बीच चली थी। देखो, रॉबर्ट हचिसन एक राइटर है। रॉबर्ट हचिसन ने 2 पुस्तकें लिखी। एक तो प्रोबी कौटले पर लिखी है, जो कि आधुनिक भगीरथ के नाम से जाने जाते हैं। उन पर लिखी गई पुस्तक का नाम है गार्डन ऑफ फूल्स, ठीक है। और एक फ्रेडरिक विल्सन पर लिखी है, जिन्होंने हर्षिल का राजा जिनको बोलते हैं, जिन्होंने हर्षिल में सेब के बागानों की स्थापना की थी। इनकी पत्नी का नाम गुलाबो था। इन पर लिखी गई पुस्तक का नाम था राजा ऑफ हर्षिल। रॉबर्ट हचिसन ने 2 पुस्तक प्रमुख तौर पर लिखी है, ये ध्यान रखना। लुशिंगटन के कार्यकाल में ही नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो नैनीताल, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि नैनीताल का नगरीकरण किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? लुशिंगटन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। 1842 ईस्वी में नैनीताल नगर पालिका का गठन हेतु एक्ट 1842 पारित किया गया था, और नैनीताल नगर पालिका का गठन 1850 ईस्वी में हुआ था। भारत में 1845 ईस्वी को नैनीताल नगर पालिका के प्रथम वॉइसराय लॉज का अनुमोदन किया गया, ठीक है। तो वाई लॉज यानी कि वॉइसराय लॉज, पहला अनुमोदन जो किया गया 1845 में किया गया नैनीताल नगर। 3 अक्टूबर 1850 की बात करें तो नैनीताल नगर पालिका का गठन हुआ। हमने यहाँ पे देखा 1850 ईस्वी में, तो 3 अक्टूबर 1850 ईस्वी में नैनीताल नगर पालिका का गठन किया गया। हालांकि इस गठन के लिए जो एक्ट आया था 1842 ईस्वी में ही पारित कर दिया गया था। मेडिकल के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। लुशिंगटन ने 1840 ईस्वी में इनके द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग में यात्रियों की चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1840 ईस्वी में एक स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति की। हालांकि नेटिव डॉक्टर देसी चिकित्सकों की नियुक्ति से पहले ट्रेल महोदय के द्वारा भी की जा चुकी है। 1847 ईस्वी में, अक्टूबर 1847 ईस्वी में नैनीताल में जो है असिस्टेंट सर्जन की तैनाती इन्होंने की थी, ठीक है। वहीं मार्च 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी यानी कि दवाखाना कमेटी की स्थापना कर कमिश्नर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। दवाखाना एक स्थापित किया गया 18। ये क्वेश्चन भी एक मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि या तो किसी प्रैक्टिस सेट में या फिर किसी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि अल्मोड़ा में एक दवाखाना या एक डिस्पेंसरी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो वो की गई थी लुशिंगटन के द्वारा 1848 में, 1848 में। अन्य तथ्यों की बात करें तो इन्हीं के टाइम पर 1842 ईस्वी में तराई जिले का गठन किया गया था। तराई को एक जिले के रूप में गठित किया गया था। 1843 ईस्वी में डॉक्टर जेमिसन कुमाऊं के भ्रमण पर आए थे। 1844 में देहरादून के पास कोलागीर में सरकारी बागान की शुरुआत की थी डॉक्टर जेमिसन के नेतृत्व में। कोलागीर एक तरह से चाय का बागान वहां पर स्थापित हुआ था। 1841 की बात करें, इसके टाइम पे ही हवालबाग अल्मोड़ा में मेजर कॉर्बेट ने चाय का बगीचा लगाया था, जिसको कॉर्बेट का बागान कहा जाता है। 1845 में इसी के कार्यकाल में लुशिंगटन द्वारा 1845 में खैरना नैनीताल मोटर मार्ग का कार्य आरंभ किया गया था, नैनीताल से खैरना के लिए। 1848 ईस्वी में बागेश्वर में गोमती नदी के ऊपर पुल का निर्माण लुशिंगटन के ही कार्यकाल में हुआ था। लुशिंगटन के कार्यकाल को शांत काल कहा गया था। इनकी मृत्यु नैनीताल में हुई थी अंत समय में, और इनकी मृत्यु के पश्चात जो आपका कमिश्नर बनते हैं वो आपका जॉर्ज हेलिट बेटन है। अगले कमिश्नर बनते हैं जॉन हेलिट बेटन। 1848 से लेकर 1856 तक करीब जो है हम कह सकते हैं 8 सालों तक इनका कार्यकाल रहा था। इनके समकालीन लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी भी 1848 से 56 के आसपास तक रहे थे। जो इनके समकालीन थे जो है वो लॉर्ड डलहौजी हम कह सकते हैं। 1849 ईस्वी में बेटन ने अल्मोड़ा के दवाखानों की 2 शाखाएं पिथौरागढ़ और लोहाघाट में भी खोली है। लुशिंगटन ने अल्मोड़ा में एक डिस्पेंसरी तो खोल ली, लेकिन बटन ने 1849 ईस्वी में उस डिस्पेंसरी की 2 शाखाएं, 2 ब्रांचेस खोल दी, एक पिथौरागढ़ में, एक लोहाघाट में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चिकित्सालयों की एक तरीके से व्यवस्था की गई जॉन हेलिट बेटन के द्वारा भी। कमिश्नर के रूप में इनका कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ट्रेल को लिखते हैं, बहुत सारे लोग जो है रेमजे को लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर आएगा कुमाऊं कमिश्नरों में कमिश्नर के रूप में किस कमिश्नर का कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम काल का माना जाता है, स्वर्णिम युग माना जाता है, तो आपका आएगा जॉर्ज हेलिट बेटन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1836 से 48 तक कमिश्नर के ये भी सहायक रहे, जिस प्रकार से ट्रेल रहे गार्डनर के। लुशिंगटन के साथ 12 वर्ष तक कार्य किया इन्होंने लुशिंगटन के सहायक बनकर। गढ़वाल में 3 माह सेटलमेंट ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर भी ये रहे। वही इनका सहयोग किया जॉन स्ट्रेची और हेनरी रैमजे, ये 2 जो व्यक्ति थे इनके सहयोगी रहे। बाद में हेनरी रैमजे जो है वो कमिश्नर बनते हैं। जॉन स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन
पुल का निर्माण श्रीनगर में करवाया गया। यह पुल 1853 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ। इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर में प्रथम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किसने किया? तो जॉन स्ट्रेची ने किया, जो कि हेलेट बेटन के सहयोगी थे। ठीक है। और कब किया? 1853 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्टूबर 1855 ईस्वी में बेटन ने कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल किया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट 746 वाली जो पोस्ट आई थी, वो जो है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थापित हुआ? तो 1855 ईस्वी में वो स्थापित हुआ। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने वहां पर गलत भी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अक्टूबर 1855 ईस्वी में बेटन ने ही कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय, जो अभी तक अल्मोड़ा में था, उसको अल्मोड़ा से नैनीताल बनाया। अजय रावत की पुस्तक में ये आपको क्वेश्चन मिल जाता है। 1855 ईस्वी में ही खैरना होते हुए नैनीताल कोसी घाटी स्थायी मार्ग के लिए 5,000 रुपए स्वीकृत किए थे इनके द्वारा। बमौरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वेक्षण कार्य किया गया 1850 ईस्वी में इनके द्वारा। बेटन ने अप्रशिक्षित पटवारियों के स्थान पर योग्य व प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की, क्योंकि हम जानते हैं 1819 ईस्वी में ट्रेल के द्वारा पटवारियों के पद सृजित किए गए थे, लेकिन वो पटवारी जो है डायरेक्ट पटवारी बनते थे, उनकी प्रशिक्षण नहीं होता था। तो इनके द्वारा योग्य और प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की गई बेटन के द्वारा। बेटन ने डाक बंगलों के रखरखाव की ओर विशेष ध्यान दिया। बेटन के कार्यकाल में ही उत्तराखंड में पहली बार रेल चली थी 22 दिसंबर 1851 ईस्वी में, हमने देखा था। ठीक है। पहले तो 1852-53 ईस्वी में बेटन ने चाय की खेती के लिए जमीनें लोगों को प्रदान करी थी, और कुमाऊं गढ़वाल में चाय की खेती को इनके द्वारा जो है वो प्रोत्साहित किया गया था। इसके बाद रेमजे बनते हैं। लेकिन हम रेमजे जब बनते हैं तो रेमजे की बनने के बाद कुमाऊं में या गढ़वाल में, हम कह सकते हैं कुमाऊं कुमाऊं ब्रिटिश कुमाऊं में जो है काफी हलचल देखने को मिलती है। देखो अभी तक क्या हो रहा है। टिहरी रियासत ये वाला क्षेत्र है, इस पर शासन कर रहे हैं सुदर्शन शाह। वैकेट जो है वो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, हम कह सकते हैं कुमाऊं कमिश्नरी, क्योंकि कमिश्नरी एक ही हुआ करती थी कुमाऊं कमिश्नरी, तो गढ़वाल के भी वही हुए। ठीक है। गढ़वाल पर जो है वो वैकेट है, जो एक तरीके से डिप्टी कमिश्नर है। ठीक है। कमिश्नर तो कुमाऊं में बैठता है, एक ही होता है कमिश्नर, जो कुमाऊं कमिश्नर बोलता है। तो गढ़वाल में वो एक डिप्टी कमिश्नर नियुक्त करता है, जो था वैकेट। ठीक है। हल्द्वानी एक क्षेत्र था जो वर्तमान में भी है, हल्द्वानी, जिसको कि हल्द्वानी से हल्द्वानी नाम ट्रेल ने दिया था, हमने देखा। इस पर क्या होता है कि बरेली बरेली का जो नवाब होता है, जिसका नाम था खान बहादुर खां। रुहेलखंड की जो राजधानी थी बरेली, और यहाँ का जो नवाब था उसका नाम था खान बहादुर खां। और ये जो है काले खां के नेतृत्व में एक सेना भेज देता है हल्द्वानी पर आक्रमण करने के लिए। देखो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। 17 सितंबर 1857 ईस्वी में खान बहादुर खां के नेतृत्व में 1,000 सैनिकों की सेना हल्द्वानी पर कब्जा करने के उद्देश्य से भेजी जाती है। इस सेना का नेतृत्व काले खां कर रहा था। 17 सितंबर 1857 को इस सेना ने कब्जा कर लिया हल्द्वानी पर। अब हल्द्वानी हो गया खान बहादुर खां के क्षेत्र क्षेत्र में, कह सकते हैं उनके अधिकार में। फिर क्या होता है, 18 सितंबर 1857 ईस्वी में कप्तान मैक्सवेल, देखो ये सारी घटनाएं 1857 की क्रांति का प्रभाव है। 1857 की क्रांति हुई थी ना, हालांकि गढ़वाल में, कुमाऊं में, या हम कह सकते हैं उत्तराखंड में इस क्रांति का प्रभाव कम देखा गया था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में देखा गया था, और वो क्षेत्र यही है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि खान बहादुर खां काले खां के नेतृत्व में हल्द्वानी पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजते हैं, और हल्द्वानी पर आक्रमण कर भी लेते हैं और कब्जा भी कर लेते हैं। 18 सितंबर 1857 को, यानी कि एक दिन बाद, कप्तान मैक्सवेल काले खां की सेना को हरा देता है और यहाँ से भगा देता है। फिर 16 अक्टूबर 1857 ईस्वी को फजल हक के नेतृत्व में सेना भेजी गई खान बहादुर खां द्वारा, लेकिन अंग्रेज सेना उसे भी हरा देती है। तो अब हल्द्वानी फिर से अधिकार में हो गया किसके? अंग्रेजों के। तो अवध का नवाब जो वाजिद अली था, जो अवध का अंतिम नवाब था, वो एक पत्र भेजता है कालू मेहरा को, और एक पत्र भेजता है सुदर्शन शाह को। वो पत्र था हल्द्वानी पर आक्रमण करने के लिए, हल्द्वानी पर जो है हल्द्वानी को अपने अधिकार में लेने के लिए। सुदर्शन शाह तो अंग्रेजों का भक्त था, अंग्रेजों की सहायता करता था, लेकिन जो कालू मेहरा था वो लोहाघाट विशुंग पट्टी का प्रधान था। तो कालू सिंह मेहरा क्या करता है, क्रांतिवीर नाम का एक संगठन बनाकर आंदोलन की शुरुआत करता है। कालू मेहरा को उत्तराखंड का पहला क्रांतिकारी और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोला जाता है। आप जानते ही हो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। उत्तराखंड के प्रथम क्रांतिवीर और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है? तो कालू मेहरा। क्या करते हैं वो? क्रांतिवीर नाम का एक संगठन बनाते हैं, गुप्त संगठन बनाते हैं, और हल्द्वानी पर आक्रमण कर देते हैं। हल्द्वानी को अपने कब्जे में लेने के लिए जो है वहां पर आक्रमण करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1831 ईस्वी में बिसुंग गांव लोहाघाट में, वहां के प्रधान थे ये। मृत्यु 1906 ईस्वी में होती है। 1857 की क्रांति के दौरान कालू मेहरा के साथी कौन थे? तो आनंद सिंह फर्त्याल, बिशन सिंह करायत। अंग्रेजों ने इन्हें अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया जब ये हल्द्वानी पर आक्रमण करते हैं। तो हेनरी रैमजे ने 1857 की क्रांति को असफल करने हेतु नेपाल से सैनिक सहयोग के रूप में नेपाल की एक सेना थी, रणवीर सेना। बहुत ज्यादा खतरनाक ये सैनिक माने जाते थे। तो इस क्रांति का दमन करने के लिए रैमजे क्या किया, नेपाल से रणवीर सेना प्राप्त की, क्योंकि नेपाल भी अब उनके अंडर में था। नेपाल भी अंग्रेजों के आधिपत्य में था। आधिपत्य में क्या था, मतलब
उनसे संधि की थी नेपाल से इन्होंने, ठीक है। तो रणवीर सेना जो है वहां से मांगते हैं और रणवीर सेना प्राप्त करते हैं और 1857 की क्रांति को यहाँ पर जो है वो दमन करते हैं उसका। हालांकि 1857 की क्रांति का यहाँ पर इतना ज्यादा न बढ़ना उसके पीछे कारण था। एक तो टिहरी रियासत के जो राजा थे उनकी भक्ति अंग्रेजों के प्रति थी, दूसरा जो रैमजे था वो बहुत ज्यादा उदार कमिश्नर था, उसको लोग यहाँ पर राम जी करके बुलाते थे, तो अंग्रेजों का यहाँ पर विरोध कम हुआ। और तीसरा कारण ये भी था कि गोरखाओं का इतना अत्याचारपूर्ण शासन था, उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का शासनकाल लोगों को अच्छा लगने लगा था। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। हम जानते हैं, भारत के इतिहास में हमने पढ़ा है। रैमजे के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं? तो रैमजे जो है छठवें कमिश्नर हैं, स्कॉटलैंड के निवासी थे। 1856 से लेकर 1884 तक काफी लंबा टाइम पीरियड इनके द्वारा रहा। छठवें कैसे थे? पहले गार्डनर, दूसरे ट्रेल, तीसरे गोबान, चौथे लुसिंगटन, पांचवे हेरिट बेटन और छठवें आपका हेनरी रैमजे। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है छोटी सी, जीटी गोलू बह गए। जीटी मतलब आपका गार्डनर, टी मतलब ट्रेल, गोलू गो से आता है आपका गोबान, लू से लुशिंगटन, बॉ से बैटन और हॉ से हेनरी रैमजे। तो इस तरीके से जीटी गोलू बह गए, ये ट्रिक हो सकती है। तो हेनरी रैमजे ये थे। ये हेनरी रैमजे जो है सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर थे। हेनरी रैमजे कुमाऊं में 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर रहे, 28 वर्ष तक कमिश्नर रहे, जो कि सर्वाधिक है। तो एक क्वेश्चन आएगा कि कुमाऊं में सर्वाधिक समय तक कमिश्नर कौन रहे कुमाऊं कमिश्नर? तो वो रहे आपका हेनरी रैमजे। स्कॉटलैंड के निवासी थे। लुशिंगटन की पुत्री से इनका विवाह हुआ था, जो कि इससे पहले कमिश्नर थे। लुशिंगटन के बाद बेटन, बेटन के बाद रैमजे। जसूली दताल और हेनरी रैमजे की बात करें तो जसूली दताल सौक्यानी ने हेनरी रैमजे के सहयोग से दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में धर्मशालाएं बनाना प्रारंभ किया था। जसूली दताल के इन ही कार्यों के कारण इनको दानवीर जसूली देवी के नाम से भी जाना जाता था। उत्तराखंड की किस महिला ने तीर्थ यात्रा मार्गों में धर्मशालाओं का निर्माण किया? तो जसूली देवी, जसूली दताल। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये ऐड किया हुआ है। हेनरी रैमजे ने सर्वप्रथम कुष्ठ रोगियों की तरफ ध्यान दिया और इन्होंने एक कुष्ठ कुष्ठ हॉस्पिटल यानी कि लेप्रोसी हॉस्पिटल बनाया था 1854 ईस्वी में अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा अल्मोड़ा के करबला में। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का। वहीं तराई भाबर में रैमजे द्वारा नहरों का जाल बिछाया गया और तराई के विकास हेतु तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना 1883 ईस्वी में इनके द्वारा की गई थी। इस फंड से सड़कों तथा पुलों की मरम्मत करवाई। तो तराई के विकास पर इनके द्वारा विशेष ध्यान दिया गया और इनके द्वारा एक फंड का निर्माण किया गया, तराई इंप्रूवमेंट फंड 1883 ईस्वी में, जिसमें जो पैसा होता था वो तराई में सड़कों और पुलों की मरम्मत में काम आता था, वहां लगाया जाता था। इस प्रकार तराई क्षेत्र का सर्वाधिक विकास किसके टाइम पे हुआ? तो हेनरी रैमजे के टाइम पे हुआ। इनके द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाई गई। कमेटी नैनीताल में बनी रैमजे के समय में। हिल साइड सेफ्टी का गठन कमेटी का गठन 1867 में हुआ। इसका पूरा नाम क्या था? रेगुलेशन इन कनेक्शन विद हिल साइड सेफ्टी एंड लेक कंट्रोल इन नैनीताल, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? भूस्खलन के कारणों का पता लगाना, क्योंकि हम जानते हैं वर्तमान में भी नैनीताल जो क्षेत्र है वो भूस्खलन के लिए काफी ज्यादा प्रभावित रहता है। नैनीताल में नैना देवी मंदिर भी भूस्खलन में टूट गया था 1880 ईस्वी में जब भूस्खलन हुआ था। और वर्तमान में भी कई भूस्खलन वहां पर होते हैं, तो उन्हीं भूस्खलनों का पता लगाने के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन रैमजे के द्वारा वहां पर किया गया था, क्योंकि हम जानते हैं कुमाऊं कमिश्नर 1855 से अब नैनीताल में स्थापित हो चुकी है। वहीं वहां पर कुछ प्रसिद्ध भूस्खलन हुए थे 1867 में, 1869 में, 1880 में। 18 सितंबर 1880 में ये वाला जो भूस्खलन हुआ था, इसमें यहाँ 151 लोग मारे गए थे और नैनीताल का नैना देवी मंदिर भूस्खलन से नष्ट हो गया था। बाद में फिर जो है उसका पुनर्निर्माण किया जाता है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से ये पूरा प्रयास किसके लिए था? आपदा प्रबंधन के लिए था। तो आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया, हम ये कह सकते हैं। वहीं नैनीताल स्कूली शिक्षा का केंद्र बना इनके टाइम पे नैनीताल में कई सारे स्कूलों की स्थापना हुई थी। सेंट जोसेफ एकेडमी 1888 में, 1850 में मिशन स्कूल की स्थापना, 1877 में स्टोनले स्कूल, वर्तमान में बिड़ला विद्या मंदिर इसको बोलता है, शेरवुड कॉलेज 1869 में जो कि बहुत फेमस स्कूल है, विलेजली हाई स्कूल 1884 में, सेंट मैरिज कॉन्वेंट स्कूल 1878 में, वही ऑल सेंटेंस स्कूल, वो आपका जो है ये सारे स्कूल हेनरी रैमजे के टाइम पे बने थे। वहीं प्रथम मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना 1858 ईस्वी में पादरी विलियम बटलर द्वारा इन्हीं के टाइम पे की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रथम मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना नैनीताल में कब हुई? तो 1858 में हुई। रैमजे की कार्यकुशलता को देखते हुए एटकिंसन ने रैमजे को कुमाऊं का प्रथम कंजर्वेटर यानी कि वन संरक्षक कहा है। रैमजे साहब 1868 ईस्वी तक कुमाऊं कमिश्नर के साथ साथ वन संरक्षक भी रहे थे। इनको इसलिए इनको प्रथम कंजर्वेटर कहा जाता है कुमाऊं का, ठीक है, वन संरक्षक। पहले कंजर्वेटर के रूप में रैमजे ने 1858 ईस्वी में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया तथा वृक्ष कटान से पहले उस पर मार्किंग लगाने की व्यवस्था की। देखो, रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त की। ठेकेदारी प्रथा क्या होती थी? तो पूरा जंगल जो है किसी व्यक्ति को ठेका पर दिया जाता था और उसके बाद उस जंगल में वो जितने सालों के लिए उसका ठेका होता था, उस सालों में कितने भी पेड़ काट सकता था, कुछ भी कार्य करवा सकता था। जैसे विल्सन को भी
ठेके पर दिए गए थे जंगल। तो जो ये ठेकेदारी प्रथा थी, इससे जंगलों को काफी नुकसान हो रहा था। तो आपका रैमजे ने ये ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी और जो जंगल कटने थे, जो पेड़ कटने थे, उन पर पहले मार्किंग की जाए, ऐसी व्यवस्था की। वहीं पादरी डॉक्टर जॉर्ज स्मिथ ने हेनरी रैमजे को भारत के 12 बड़े राजनीतिज्ञों में शामिल किया, क्योंकि हेनरी रैमजे ईसाई धर्म के बहुत बड़े प्रचारक थे और संपूर्ण कुमाऊं को ईसाई धर्म में बदलना चाहते थे। ये कह सकते हैं हम रैमजे के बारे में। ब्रिटिश लेखकों ने हेनरी रैमजे को कुमाऊं का राजा की उपाधि दी, जबकि बद्रीनाथ पांडे ने हेनरी रैमजे को कुमाऊं का केसर कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है रैमजे के बारे में। वहीं इनकी उपाधि थी कुमाऊं का बेताज बादशाह, कुमाऊं का मुकुट रहित राजा, यानी कि ठीक है। तो कुमाऊं का बेताज बादशाह और कुमाऊं का मुकुट रहित राजा किसे बोलते हैं, वो आपका हेनरी रैमजे को। हेनरी रैमजे ने वन क्षेत्र के अंदर कृषि करने पर रोक लगा दी, यानी कि जो वन का क्षेत्र होगा वहां पर खेती नहीं की जाएगी। वन का क्षेत्र अलग होगा और कृषि भूमि अलग होगी। रैमजे ने सर्वप्रथम वनों को अग्निकांडों से बचाने की दिशा में भी समुचित कदम उठाए और सजा का प्रावधान किया जो लोग वनों में अग्निकांड करते हैं। तो हेनरी रैमजे के बाद अन्य कमिश्नर जो बने वो थे सतवें सातवें कमिश्नर फिशर, फिर एच सी रॉस। इन्होंने इनके टाइम पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वहीं जे आर ग्रिग, जी आर आर्स्किन, डी टी रॉबर्ट्स, ई ग्रिज, आर ई हेल्विंगटन, वहीं एच एम डब्ल्यू शेक्सपियर, जे जे एस कैंपेल, पर्सी विंडम। ये पर्सी विंडम बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सी विंडम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पी विंडम। ठीक है, पी विंडम के टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है, देख लेना 1821 में इनके टाइम पे क्या हुआ था, कौन सी कमेटी बनी थी, बताया था मैंने आपको। एनसी स्टिफ, फिर एल एम स्टन्स, और 19वें एलो गोयन, 20वें डब्ल्यू एबर्टसन, वहीं जी एल विलियन, वहीं टी जे सी एक्टन, डब्ल्यू डब्ल्यू फिनले। ये अंतिम अंग्रेज कमिश्नर थे फिनले। इसके बाद भारत में जो है हम कह सकते हैं भारतीय कमिश्नर बने पहले भारतीय कमिश्नर, जिनका नाम था के एल मेहता। तो पहले भारतीय कमिश्नर कौन थे, के एल मेहता थे, और आजादी के समय भी कौन थे, वो के एल मेहता थे। तो ये आपका था। कुछ प्रश्नोत्तरी की बात करें हम, तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं एग्जाम में। जैसे नैनीताल थाने की स्थापना कब कब हुई थी, तो नैनीताल में जो एक थाना है उसकी स्थापना की गई थी आपका 1843 ईस्वी में। कुमाऊं के प्रथम वन संरक्षक कौन थे, हमें अभी देखा, हेनरी रैमजे। किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया, 1840 में। पहाड़ों में सबसे पहला थाना 1837 में कहाँ स्थापित किया गया, तो अल्मोड़ा में। ठीक है, थाना की बात हो रही है, जेल की बात नहीं हो रही है, थाना। ठीक है, जेल 1816 में स्थापित हो गई थी। वहीं कुमाऊं में तृतीय कमिश्नर जॉर्ज गोवान के कार्यकाल में किसका अंत हुआ, तो दास प्रथा का अंत हुआ, हमने देखा। नैनीताल में एक लोकप्रिय पर्यटन नगरी बनाने हेतु किस कमिश्नर ने मौलिक प्रयत्न किया था, तो वो बेटन थे। हेनरी रैमजे ने विभिन्न पदों पर ब्रिटिश कुमाऊं में लगभग कितने वर्षों, हमने देखा 44 वर्षों तक किया, 28 वर्ष तक तो कमिश्नर ही रहे थे। इसकी अनुशंसा पर तराई भाबर में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, तो बर्ड महोदय की। इन्होंने ट्रेल और गोबान के शासन की काफी आलोचना भी की। अधिनियम 10 यानी कि रेगुलेशन 10 के तहत एक नियमित प्रांत बनने के बाद कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर बने लुसिंगटन। भिन्न भिन्न विभागों द्वारा सरकार के वार्षिक प्रतिवेदन भेजे जाने की शुरुआत लुसिंगटन ने किस वर्ष की, 1839 में। एक क्वेश्चन बाद में ऐड किए हुए हैं जो आपको छूट गए होंगे, क्वेश्चन देख लेना। कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना 1822 ईस्वी में ट्रेल के द्वारा की गई थी, हमने देखा। नैनीताल जेल की स्थापना 1902-3 में हुई। वहीं रैमजे कॉलेज की स्थापना अल्मोड़ा में 1871 में। कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव बुद्धि वल्लभ पंत ने डाली थी। विकट बंदोबस्त 1863 से 73 में वैज्ञानिक तरीके से हुआ। नौवां भूमि बंदोबस्त था, विकट ने इसको किया था, इसलिए विकट बंदोबस्त। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री कहाँ लगाई, काशीपुर में लगाई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके गवर्नर जनरल से। इसके बाद आप पढ़ेंगे भारतीय पुनर्जागरण और भारतीय पुनर्जागरण का उत्तराखंड में प्रभाव और ईसाई धर्म का प्रचार। तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या हुआ था यहाँ पर, उसके अलावा वुमेन फॉरेन सोसाइटी, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।